नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम केंद्रीय बजट 2024-25 की जो कि पब्लिश हुआ 23 जुलाई 2024 को किसके द्वारा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये पब्लिश हुआ। ठीक है, और ये कौन है? तो ये केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री हैं। तो यहाँ पे उसकी हम पूरी समरी देखेंगे। ठीक है, तो ये हैंड रिटन पूरे नोट्स हैं और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, वो सारी हमने यहाँ पे करी है। आई थिंक 4 और 5 पेज में है पूरी। इसकी जो पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वन बाई वन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, और ये जान लीजिए कि बजट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे, बजट या फिर उत्तर प्रदेश का जो बजट है, ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे तो प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो 23 जुलाई 2024 को पब्लिश किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और अगर जो कॉरपोरेट कार्य मंत्री हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखें तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये लगातार 7वां बजट पेश किया गया। ठीक है, और भारत में अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया। तो पहले एक सीडी देशमुख जी थे, लेकिन उनका जो मतलब पेश करने का कार्यकाल था वो अलग था थोड़ा सा। उन्होंने जो 2 बजट थे वो 1952 से, यानी चुनाव जो आम चुनाव हुए थे, लोकसभा का जो गठन हुआ था 1952 में, उससे पहले 2 बार पेश किया था, उसके बाद फिर 5। ठीक है, तो उस हिसाब से निर्मला सीतारमण जी का एक रिकॉर्ड है कि लगातार 7 बजट इन्होंने पेश किए, जिसमें से 6 पूर्ण रहा और एक इंटरिम बजट रहा। क्लियर? अगर बजट का आकार देखा जाए तो अनुमानित जो व्यय है वो है 48,20,512 करोड़ का, और इतना ही जो है अनुमान मतलब प्राप्तियों पे भी होगा। ठीक है, अगर अनुमानित व्यय में से ऋण को निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा? तो 32.07 लाख करोड़ का ये पूरा बजट होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हम देखते हैं तो कि फिजिकल डेफिसिट के बारे में। तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो है 16.13 लाख करोड़ रुपए, और ये जीडीपी का कितना है इस बार का? 4.9%। पिछले वर्ष का अगर देखें आप तो वहां पे था 5.6%। अगर ऐसे ही राजस्व घाटा आप देखें तो 58.02 लाख करोड़ रहा, तो जीडीपी का है 1.8%। पिछले वर्ष के कंपेयर करें 2.6%। प्रभावी राजस्व घाटा जो है 1.89 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का है 0.6%। और पिछले वर्ष अगर कंपेयर करेंगे आपको तो वहां पे मिलेगा 1.6%। डेटा बिल्कुल फैक्ट याद रखिएगा, फैक्ट पूछा जाता है। इसमें जो प्राइमरी डेफिसिट यानी जो प्राथमिक घाटा है, ये जीडीपी का है 1.4%। पिछले वर्ष की अपेक्षा अगर आप देखें तो पिछले वर्ष था 2%। ठीक है, तो ये एक जो महत्वपूर्ण जो चारों चीजें थी इसके बारे में, जो ये फिगर है इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद रखिएगा। पिछले साल का भी याद रखिएगा, कई बार कंपेयर करके पूछा जाता है। इसके बाद बजट अनुमान 2024-25 में सकल कर राजस्व कितना रहा? तो 38.40 लाख करोड़ का रहा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें रही? तो इसमें जो प्रत्यक्ष कर रहा वो रहा 42.53% का, और प्रत्यक्ष कर जो रहा वो 57.47%। और सकल कर राजस्व कितना रहा? जीडीपी का 11.8%। डायरेक्ट टैक्स जीडीपी का 6.8% और इनडायरेक्ट टैक्स जीडीपी का 5%। ठीक है, और शीर्ष 3 कर राजस्व कौन कौन से रहे? तो सबसे पहला रहा इनकम टैक्स 11.87 लाख करोड़, जीएसटी से मिला 10.62 लाख करोड़, और निगम कर से मिला 10.20 लाख करोड़। ठीक, इसके बाद अगर इनकम टैक्स के स्लैबिंग की बात करें कि स्लैब क्या है इनकम टैक्स का अभी के लिए, करंट के लिए, तो 3 लाख तक जीरो। ठीक है, 3 से लेकर 7 लाख तक 5% का स्लैब है, 7 से लेकर 10 लाख तक 10% का है, 10 से 12 15%, 12 से 15 20%, और 15 लाख से ज़्यादा तो 30% का। अगर वर्तमान यानी पिछले से कंपेयर करें अब की अपेक्षा, तो जो था पहले 3 से लेके 6 लाख तक 5% लगता था, 6 से 9 तक के लिए 10% लगता था, और 9 से 12 के लिए 15% लगता था। बाकी ये दोनों ऐसे ही सेम थे। ठीक, इसके बाद इसमें प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024, इसमें क्या कहा गया है? तो कर संबंधी विवादों के निपटारे के लिए इस योजना को लाया गया है। क्लियर? इसके बाद जो प्रमुख योजनाओं में धन का आवंटन हुआ, बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। कई बार इस तरह से फैक्ट सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो योजना लिखा गया है पीएम पोषण योजना, 12,467 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन में 70,163 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 54,500 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 30,171 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19,000 करोड़ रुपए। पीएम किसान योजना में 60,000 करोड़ रुपए। इसके बाद पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में 2,05,250 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन में 70,163 करोड़ रुपए। समग्र शिक्षा के लिए 37,500 करोड़ रुपए। समग्र
सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए 21,200 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 15,047 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 14,600 करोड़ रुपए और स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,192 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं इस बार के बजट में, जो प्रमुख योजनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद अगर सब्सिडी की बात की जाए तो सब्सिडी दी गई कुल कितनी, तो ये दिया गया 4,28,422.67 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। इसमें से खाद्य सब्सिडी सबसे ज्यादा दी गई, कितना, तो 47.91%। तो इसमें 2,05,250.01 करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी दी गई। सबसे ज्यादा जो सब्सिडी दी गई वो किसमें दी गई, वो खाद्य में दी गई। उसके बाद दूसरे नंबर पे उर्वरक सब्सिडी है 38.28%, ये लिखा हुआ कितना है। यूरिया सब्सिडी दी गई 27.78%, ये लिखा है कितना है। उसके बाद चौथे नंबर पे एलपीजी सब्सिडी दी गई 2.78%। डेटा बिल्कुल इसी ऑर्डर में याद रखिएगा। इसके बाद मंत्रालयवार आवंटित राशि कितनी कितनी रही, तो रक्षा जो मंत्रालय रहा उसको दिया गया 6,21,940.85 करोड़ रुपए, सड़क परिवहन को दिए गए 2,78,000 करोड़ रुपए, रेल परिवहन को दिए गए 2,55,393 करोड़ रुपए, उपभोक्ता और खाद्य सार्वजनिक मामलों के दिए गए 2,23,323.36 करोड़ रुपए और गृह मंत्रालय को दिया गया 2,19,643.31 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये अकॉर्डिंग टू जो मिनिस्ट्री है वो पूरा वैसा है। ठीक है, इस बार के जो बजट में 4 मुख्य समूहों पर फोकस किया गया। वो 4 मुख्य समूह कौन कौन से हैं, तो पहला है फार्मर्स, दूसरा है पुअर्स, तीसरा है यूथ और चौथा है वुमेन। ठीक है, यानी जो किसान या अन्नदाता, गरीब, युवा और महिलाओं पर। पीएम गरीब किसान अन्न योजना को 5 वर्ष अवधि के लिए और बढ़ाया गया है। शिक्षा, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण हेतु 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब बजट का जो मुख्य विषय है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला रोजगार, दूसरा कौशल प्रशिक्षण, तीसरा एमएसएमई के लिए और चौथा जो है वो मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास के लिए। बजट में 9 प्राथमिकताएं दी गई हैं। कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं और उनमें क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं परीक्षा के लिए, वो सारी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला इसमें कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर की स्थापना करी जाएगी और श्रिम्प ब्रूड स्टॉक हेतु, श्रिम्प का मतलब झींगा होता है, हेतु न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों के नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो जो पहली प्राथमिकता है कृषि के उत्पादकता एवं अनुकूलनीयता में, तो ये 2 चीजें की जाएंगी, याद रखिएगा। इसके बाद जो दूसरी बात है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण में, तो उसमें कहा गया एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड जो इंसेंटिव्स होती है यानी रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन के क्षेत्र में 3 उसमें किया जाएगा। तो पहली बार जो रोजगार पाने वाले उनके लिए अलग चीजें, ईपीएफओ से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, विनिर्माण क्षेत्र में जो रोजगार पा रहे हैं उनके लिए, और फिर नियोक्ताओं की सहायता के लिए। ये सब मतलब ईपीएफओ में पहली बार वो पंजीकृत होंगे, 1 माह का वेतन होगा और वो 3 किस्तों में दिया जाएगा और जो मतलब पैसा होगा वो 15,000 से ज़्यादा नहीं होगा, 210 लाख के आसपास के युवाओं को इससे लाभ होगा। ये सारी चीज़ें। घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। ठीक है, और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। डेटा बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा जो इसका पार्ट है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। तो इसमें जो बात कही गई पूर्वोदय योजना के लिए, तो पूर्वोदय योजना में कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं, तो बिहार है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, नाम याद रखिएगा, 5 स्टेट के। और दूसरी चीज कही गई अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर गया में औद्योगिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो गया में औद्योगिक केंद्र की स्थापना की जाएगी बिहार में। ठीक है, बाद फिर 35 में मतलब एक जगह है वहां पे 2400 मेगावाट के नए विद्युत संयंत्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसके बाद विनिर्माण और सेवाओं के लिए, तो विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी की योजना लाई गई है। और मुद्रा जो ऋण है उसमें जो तरुण श्रेणी है, 3 श्रेणियां है ना, तो उसमें जो ये तरुण श्रेणी का जो लोन 10 लाख तक का था उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 20 लाख कर दिया गया है। प्लग एंड प्ले मॉडल पर औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। और फिर क्रिटिकल मिनरल मिशन फॉर किसके लिए, जो मिनरल का प्रोडक्शन होता है, रिसाइकलिंग होती है और उनका सेलिंग होता है, उन सारी चीज़ों के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन का स्थापना किया जाएगा। इसके बाद अगर आप इसमें 5वीं चीज़ देखें तो आपको मिलेगा जो शहरी विकास है। तो शहरी विकास में विकास केंद्रों के रूप में शहरों का विकास किया जाएगा। और उसके बाद है ऊर्जा सुरक्षा। तो ऊर्जा सुरक्षा में कहा गया कि लघु रिएक्टरों की स्थापना की जाएगी
और भारत में लघु मॉड्यूलर रिएक्टर अनुसंधान और विकास की स्थापना की जाएगी और AUSC थर्मल पावर प्लांट्स की स्थापना की जाएगी। 800 मेगावाट का ये थर्मल प्लांट होगा। NTPC और BHEL का जॉइंट वेंचर होगा। ठीक है, इसके बाद अवसंरचना में, तो अवसंरचना में कितने का प्रावधान किया गया है? 11 करोड़ रुपए का। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण डेटा। और ये GDP का कितना है? तो 3.4% है। विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। ठीक है, किसकी तर्ज पर? काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर इसको भी ऐसे ही डेवलप किया जाएगा। इसके बाद नवाचार अनुसंधान विकास के लिए फिर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो अनुसंधान राष्ट्रीय शोध निधि की स्थापना की जाएगी। और स्पेस इकोनॉमी के लिए फिर अगले 10 वर्षों में कहा गया कि 5 गुना बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। इसके बाद अगली पीढ़ी के लिए जो सुधार किए गए कि ग्रामीण और शहरी भूमि संबंधी कुछ कार्य किए गए, तो उसमें कहा गया कि जो जितनी भी लैंड है उसके लिए हम एक भू आधार डेवलप करेंगे जिसका नाम दिया गया यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, उसको भू आधार कहा। और शहरी क्षेत्रों में भी कहा कि जो भू अभिलेख है उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा और भू रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये जो 9 उद्देश्य थे इस बार के, क्या क्या थे, उसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने देखी। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके बारे में अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। एक दो बार वीडियो को देखिएगा, बाकी PDF आपको मिल जाएगी, आप अच्छी तरीके से इसको रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, इसमें फिर प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन कौन कौन सा, अभी तो हमने देखा कि मंत्रालय में कितना आवंटन हुआ। ठीक है, विभागों में कितना आवंटन हुआ। अब हम देखते हैं कि प्रमुख जो योजनाएं हैं उनमें कितना धन का आवंटन हुआ। तो मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए, अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए 1200 करोड़ रुपए, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के लिए 2228 करोड़ रुपए, औषध उद्योग के लिए PLI 2143 करोड़ रुपए, सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट एंड जो डिस्प्ले है उसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए 6903 करोड़ रुपए, ऊर्जा सौर ऊर्जा जो ग्रिड है उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए, और फिर DBT LPG का 1500 करोड़ रुपए, और IDEA स्कीम के अधीन क्रेडिट लाइन के लिए 3849 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर कस्टम ड्यूटी में कुछ परिवर्तन किया गया है। तो कैंसर की जो 3 दवाइयाँ, इनके नाम आप देख लीजिए, क्या पता परीक्षा में पूछ ही लिया जाए। तो ट्रेस्टुजुमैब डेरेक्सेटेकन, ठीक है, ये है एक दवा कैंसर की, और दूसरा जो है ओसीमेटिनिब, और तीसरा है जो डरवालुमैब। तो ये 3 दवाई हैं कैंसर की, और इनको कस्टम ड्यूटी से पूर्णतया छूट दिया गया है। मोबाइल उद्योग में भी वही कहा गया कि कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% कर दिया जाएगा, और 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट दी गई है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि 2024-25 का बजट था। आप ये कह सकते हैं उसकी ये पूरी समरी है, जो उसका निचोड़ है वो हमने यहाँ पे आपके सामने इसको रखने की कोशिश की। ये बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्ट समरी है, बिल्कुल भी स्किप इसको मत करिएगा। 1 बाय 1 सारी चीज़ों को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें कि 22 जुलाई 2024 को ये पेश किया गया केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री के द्वारा। कौन है वो? निर्मला सीतारमण जी, इन्हीं के द्वारा 23 जुलाई 2024 को जो बजट था, केंद्रीय बजट 2024-25, वो पेश किया गया। अब इसमें कहा गया कि 2024 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर है वो कितनी? 8.2%, और 24-25 के लिए जो एक अनुमान लगाया गया वो कहा गया कि 6.5% से लेकर 7% तक अनुमानित है, जो कि वास्तविक वृद्धि दर है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद 2023 में विदेशों से प्राप्त प्रेषण कितना हुआ? तो 120 बिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यानी 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और ये जो रहा टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट रहा कौन? भारत। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद 2024 में अगर देखें, व्यापार घाटा 2023 की तुलना में क्या रहा? कम रहा। और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसको हम कहते हैं CAD, 2024 के दौरान GDP का कितना रहा? 0.7%। ठीक है, अब देखिए ये जो टेक्निकल टर्म है, ये सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी होंगी। अगर इनको डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सेशन लंबा हो जाएगा, तो हम यहाँ सिर्फ फैक्ट पे ही फोकस कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे पे ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट जो अकाउंट डेफिसिट है 2024 के दौरान GDP का कितना रहा? 0.7%। इसके बाद एक कंपेयर किया गया 1993 से लेकर 2023 के बीच में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो कहा गया कि 288 बिलियन USD रहा, और अब 2023 में बढ़ के कितना हो गया? तो वो 3.6 ट्रिलियन USD हो गया, यानी 3.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया 1993 से लेके 2023 की अपेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आकार है। क्लियर? इसके बाद 2024 में जो समग्र GVA है,
वो कृषि क्षेत्र का कितना है 17.7%, उद्योग क्षेत्र का 27.6% और सेवा क्षेत्र का 54.7%। बिल्कुल भी मतलब ये डेटा मिस मत करिएगा। इसके बाद सकल कर राजस्व, ठीक है, यानी जीटीआर जो है उसमें 13.4% की वृद्धि क्या है, अनुमानित है, ठीक है। और ये जो जीटीआर है यानी सकल कर राजस्व, इसमें डायरेक्ट टैक्स का 55% और इनडायरेक्ट टैक्स का कितना है, वो 45% है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय मध्यस्थता। अब इसमें कुछ पर्टिकुलर जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो। अब मतलब इसका हिंदी अगर कहें तो बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात के संदर्भ में विश्व में भारत जो है 5वां सबसे बड़ा बाजार है, ठीक। इसके बाद 2047 तक सभी के लिए जो बीमा का लक्ष्य है वो सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजार में एक है भारत, ठीक है। इसको 2047 तक पूरा करना है। भारत में उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या के मामले में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो वो है माइक्रो फाइनेंस का क्षेत्र है। चीन 1 नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है। इसके बाद इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन रेट जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट, तो आरबीआई का क्या मतलब अनुमान है और आईएमएफ का क्या अनुमान है। तो 2025 के लिए आरबीआई का जो अनुमान है 4.5% है, 2026 के लिए 4.1% है, ये है आरबीआई का। अगर आईएमएफ का आप देखें तो 2024 में इन्होंने कहा कि 4.6% रहा जो इन्फ्लेशन रेट रहा, और 2025 में 4.2% इन्फ्लेशन रेट। दोनों चीजें बिल्कुल सेपरेट रखिएगा। प्रश्न अक्सर इस तरह से सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो आईएमएफ का आंकड़ा है वहां से इन्फ्लेशन रेट क्या है 2024 का, तो वो 4.6% होगा और 2025 का 4.2% होगा। तो आरबीआई और आईएमएफ इस तरह से नाम देकर भी सेपरेट तरीके से पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बाह्य क्षेत्र में देखें तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि विश्व बैंक के द्वारा जारी होता है, 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी 38 है 139 देशों में। 2018 में भारत की रैंकिंग क्या थी, वो थी 44। इसका मतलब ये घट के कम हुआ है। इसके बाद अंकटाड के अनुसार अगर आप देखें तो वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2023 में कितना, तो 1.3 ट्रिलियन यूएसडी, यानी ये 2% कम रहा पिछले 2022 की अपेक्षा। और 2022 में कितना रहा, तो ये 1.4 ट्रिलियन यूएसडी यानी अमेरिकी डॉलर। वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी रही, तो 2024 में रही 1.8%। और अगर एवरेज आप देखें 16 से लेकर 20 के बीच में, यानी 2016 से लेकर के 2020 के बीच में, तो वो रहा 1.7% एवरेज जो वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी। ये तो हो गया वैश्विक वस्तुओं के मामले में। अब यहाँ पे देखते हैं वैश्विक सेवाओं के मामले में अगर भारत की हिस्सेदारी देखें निर्यात में, तो 2023 में रहा 4.3% और 2016 से लेकर 2020 तक का एवरेज अगर देखें तो 3.3% रहा। यहाँ पे वस्तुओं की बात हो रही है, यहाँ पे सेवाओं की बात हो रही है, दोनों चीजें सेपरेट रखिएगा। इसके बाद फुटवियर उत्पादन में चीन टॉप पर है 1 नंबर पे और भारत दूसरे नंबर पे है, ठीक है। वैश्विक उत्पादन में 13% योगदान करता है और वैश्विक निर्यात में भारत 2.2% का योगदान करता है। स्मार्टफोन निर्यात में 2014 में भारत 23वें स्थान पे था और 2022 में भारत 6ठे स्थान पर है। सर्वाधिक निर्यातित वस्तु कौन सी है, तो वो है इंजीनियरिंग सामान। 2019 में 25.3% और 2024 में 25% का निर्यात इसमें किया गया। विश्व इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2018 में कितना रहा, 0.63% से बढ़कर 2022 में कितना हो गया, 0.8%। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2018 में भारत 28वें नंबर पर रहा और 2022 में भारत 24वें नंबर पर रहा। विश्व सेवा निर्यात में 1993 में भारत का जो योगदान रहा 0.5% और 2022 में जो भारत का स्थान रहा वो 4.3% का। वैश्विक स्तर पर भारत 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, कब, 2022 में, ठीक है। तो 2001 में 24वें नंबर पर था और 2022 में ये 7वें नंबर पर आ गया है। ऐसे ही दूरसंचार कंप्यूटर सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर है। व्यक्तिगत सांस्कृतिक मनोरंजन में 6ठे स्थान पर है। व्यवसायिक सूचना सेवाओं के निर्यात के मामले में 8वें नंबर पर है। परिवहन सेवाओं के निर्यात के मामले में भारत 14वें नंबर पर है। बिल्कुल ये डाटा याद रखिएगा, इसको मिस मत करिएगा। भारत का जो बाह्य ऋण है 2023 पीआर में 624.1 बिलियन यूएसडी जो कि जीडीपी का है 19% और 2024 में ये 663.8 बिलियन यूएसडी जो कि है जीडीपी का 18.7%। इसके बाद भारत ने आप ये कहें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कुछ हस्ताक्षरित किए हैं 10 सालों के अंदर, जो मॉरिशस से किया फरवरी 2021 में और यूएई से किया फरवरी 2022 में, ऑस्ट्रेलिया से किया अप्रैल 2022 में, ईएफटीए यानी जो यूरोपियन निःशुल्क व्यापार संघ है वहां पे हुआ मार्च 2024 में। 3 ये लागू है, मॉरिशस, यूएई और ऑस्ट्रेलिया वाले लागू हैं, ये अभी तक लागू नहीं है। इसके बाद
मध्यम अवधि परिदृश्य नए भारत के लिए इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि प्रति व्यक्ति वर्तमान जीडीपी 1993 में कितनी थी, तो 301.5 यूएसडी, अब 2023 में बढ़ के हो गई है वो 2484.8 अमेरिकन डॉलर प्रति व्यक्ति वर्तमान जीडीपी। भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल्य अगर आप देखें 1993 में कितना था, तो 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, 2024 में यह बढ़ के हो गया 3.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का कितना है, 1/3 है। और 31 मई 2024 तक गैर जीवाश्मी विद्युत उत्पादन में मतलब आप ये कह सकते हैं कि विद्युत उत्पादन में गैर जीवाश्म चीजों का जो योगदान है वो कितना है, वो 45.4% है। जल जीवन मिशन से पहला नल जल कनेक्शन कहाँ दिया गया, तो डेमचोक गांव को दिया गया, जो कि लेह में है, 13,800 फीट की ऊंचाई पर है ये गांव। भारत की औसत आयु 28.2 ईयर है, जिसमें से 15 से लेके 24 साल तक के जो लोग हैं वो कितने हैं, 18% हैं। 2015-16 से लेके 2019-21 तक 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। और सबसे ज़्यादा जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि गरीबी में गिरावट आई, वो आई उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई, कितने की, 3.43 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। बिल्कुल ये भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा। भारतीय कृषि क्षेत्र 42.3% आबादी को आजीविका प्रदान करता है और जीडीपी का ये कितना है, 18.2%। 2022-23 में भारत जो है 17.54 मिलियन टन मत्स्य का उत्पादन किया, जो कि भारत है तीसरे नंबर पर पूरे विश्व में, और वैश्विक उत्पादन का ये कितना है, 8% है। ठीक है, ये मतलब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, भारत इस समय मत्स्य उत्पादन के मामले में तीसरे नंबर पर है। उत्पादन कितना हुआ, तो 17.54 मिलियन टन, और वैश्विक उत्पादन का कितना योगदान भारत करता है, तो वो 8% है। इसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर में हम देखते हैं तो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट कितने का है, तो 50 बिलियन यूएसडी का है। और अगर आप मात्रा की दृष्टि से देखें तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है फार्मास्यूटिकल मार्केट। कपड़ा निर्माता जो है भारत दूसरे नंबर पर है वर्ल्ड में, और शीर्ष 5 निर्यातकों में भी शामिल है। तो कपड़ा निर्माता जो है वो दूसरे नंबर पर है, और जो निर्यात के मामले हैं तो शीर्ष 5 में भारत शामिल है। सर्विसेज में देखें तो 2024 में इंडियन इकोनॉमी का 55% भाग सेवाओं से रिलेटेड है। वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात में भारत का जो रैंक है वो 5th पोजीशन है। इससे पहले 4 कौन है, तो मतलब यूरोपियन यूनियन, यूएसए है, यूके है और चाइना, उसके बाद फिर इंडिया। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। नेस्कॉम के अनुसार भारत का जो टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम में रैंक कितनी है, तो वो 3rd है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, इसके बाद विश्व व्यापार में भारत की स्थिति देखते हैं 2020 में, 21 में और 22 में। तो वस्तु निर्यात के मामले में 2020 में 21वें नंबर पर, 2021 में 18वें नंबर पर, 2022 में 18वें नंबर पर। वस्तु आयात के मामले में 2020 में 14वें, 2021 में 10वें, 2022 में 9वें। सेवाओं के निर्यात के मामले में 2020 में 7वें नंबर पर, 2021 में 8वें नंबर पर और 2022 में 7वें नंबर पर भारत की स्थिति रही है। सेवाओं के आयात के मामले में 2020 में 10वें नंबर पर, 2021 में 10वें नंबर पर और 2022 में 8वें स्थान पर भारत है। ठीक है, तो ये डेटा याद रखिएगा। इसके बाद आयात की दृष्टि से शीर्ष देश अगर देखें आप कौन कौन है, तो चीन 15.1%, रूस 9.1%, यूएई 7.1%, यूएसए 6.0% और सऊदी अरेबिया 4.7%। ये आयात की दृष्टि से हैं। अगर निर्यात की दृष्टि देखें तो यूएसए 17.7%, यूएई का 8.2% और नीदरलैंड का कितना 5.1%। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर मानव विकास संकेतक हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आपको मिलेगा। तो सबसे पहला इसमें है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2016 से 2020 का ये आंकड़ा है। अब इसमें शीर्ष राज्य कौन है, तो वो केरल है, वहाँ पे है 75 साल। मेल की जो है वो 71.9 ईयर और फीमेल की है 78 ईयर। इसमें अंतिम राज्य अगर देखें तो उत्तर प्रदेश है, 66 ईयर है और मेल की यहाँ पे है 65.3 और फीमेल की है 66.7। इसके बाद शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म जो है 2020 का ये डेटा है, जिसमें अधिकतम एमपी में है 43 और न्यूनतम जो है वो मिजोरम में है 3। जन्म दर प्रति 1000 2020 में देखें तो शीर्ष राज्य के मामले में बिहार 25.5 और यूपी दूसरे नंबर पर 25.1। अंतिम राज्य जो है वो है गोवा 12.1। ऐसे ही मृत्यु दर प्रति 1000 2020 का डेटा देखें तो सर्वाधिक मृत्यु दर वाला राज्य छत्तीसगढ़ 7.9 और न्यूनतम मृत्यु दर वाला राज्य एनसीटी दिल्ली जो कि है 3.6।
कुल प्रजनन दर जो 2020 की, तो सर्वाधिक जो है वो बिहार में 3.0%, उसके बाद यूपी में 2.7 और एमपी में है 2.6। और अगर आप न्यूनतम यहाँ पे देखें तो न्यूनतम में आपको वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु मिलेगा जहाँ पे 1.4%। तो ये कुछ रिलेवेंट डेटा थे एग्जामिनेशन के लिए, अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह से प्रश्न, तो इनको आप अच्छी तरीके से कवर अप करिएगा। इसके बाद प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य देखते हैं, 2023-24 का डेटा है ये। तो इस तरह से प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य 2023-24 का ये डेटा इंपॉर्टेंट डेटा, बिल्कुल रट के जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरे क्रॉप्स हैं, फर्स्ट स्टेट कौन है, सेकंड स्टेट कौन है और थर्ड स्टेट कौन है। तो चावल के मामले में तेलंगाना टॉप पर है, उत्तर प्रदेश का दूसरा रैंक है, थर्ड नंबर पर वेस्ट बंगाल है। गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर पंजाब है। मक्का के मामले में कर्नाटक टॉप पर है, सेकंड नंबर पर बिहार है और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। मोटे अनाज के मामले में राजस्थान टॉप पर है, कर्नाटक दूसरे नंबर पर है और एमपी तीसरे नंबर पर है। अरहर या तूर के मामले में कर्नाटक टॉप पर है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर है और यूपी तीसरे नंबर पर है। देखिए यूपी वाले जितने हैं वो हमने लाल कलर से उसको ब्लैंक कर दिया है, तो आप उनको बेहतर तरीके से कवर अप कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का टॉप 3 में स्थान किन किन क्रॉप्स में है, ठीक है। इसके बाद दालों में देखें तो मध्य प्रदेश टॉप पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है और उसके बाद राजस्थान जो है ये तीसरे नंबर पर है। और चना के मामले में फिर वही एमपी टॉप पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और राजस्थान तीसरे नंबर पर। कुल खाद्यान्न के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, एमपी सेकंड पोजीशन पे और पंजाब थर्ड पोजीशन पे। इसके बाद मूंगफली के मामले में गुजरात टॉप पर है, राजस्थान सेकंड पोजीशन और एमपी थर्ड पोजीशन। रैपसीड या सरसों के मामले में राजस्थान टॉप पर है, यूपी का स्थान द्वितीय है और थर्ड पोजीशन पे एमपी है। सोयाबीन के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पर है, महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन और राजस्थान थर्ड नंबर पर है। इसके बाद सूरजमुखी के मामले में कर्नाटक टॉप पर है, हरियाणा सेकंड पोजीशन और उड़ीसा थर्ड नंबर पर है। तिलहन के मामले में राजस्थान टॉप पर है, एमपी सेकंड पोजीशन और गुजरात थर्ड पोजीशन। गन्ना के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे है कर्नाटक। कपास के मामले में गुजरात टॉप पर है, महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन और तेलंगाना थर्ड पोजीशन पे। जूट या मेस्ता के मामले में वेस्ट बंगाल टॉप पर है और बिहार सेकंड पोजीशन पर और असम थर्ड पोजीशन पर। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी जिनके बारे में इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। अब आप यहाँ से यूपी वाला डेटा देख लीजिए। तो देखिए चावल के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है और अरहर या तूर के मामले में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। कुल खाद्यान्न के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, रेपसीड या सरसों के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। तो इतने सारे डेटा में से आपको 3 और 2 5 जो पोजीशंस मिलेंगी उत्तर प्रदेश की मिलेंगी। किन किन चीज़ों में मिलेंगी, तो वो चावल में मिलेंगी, गेहूं में मिलेगी, अरहर में मिलेगी, कुल खाद्यान्न में मिलेगी और रेपसीड में मिलेगी। तो इस तरह से इसको चीज़ों को याद करना थोड़ा आसान रहता है। इसके बाद प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता, तो ये 27 अक्टूबर 2023 तक का डेटा है। तो चावल के मामले में अगर देखें तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें दी गई, 2021-22 में और 2022-23 में दोनों डेटा दिया गया है और दोनों की चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो चावल के मामले में 2021-22 में देखें तो 69.6 किलोग्राम प्रति वर्ष, अगर ग्राम प्रतिदिन देखें तो 190.5 ग्राम प्रतिदिन। ऐसे ही 22-23 में देखें तो 82.7 किलोग्राम प्रति वर्ष और ये 226.5 ग्राम प्रतिदिन हो गया। गेहूं के मामले में 2021 और 2022 में देखें तो 68.6 जो किलोग्राम प्रति वर्ष है और ग्राम प्रतिदिन अगर इसमें देखें तो 188.6। ऐसे ही 2022-23 में अगर देखें तो 74.1 किलोग्राम प्रति वर्ष और 203 ग्राम प्रतिदिन। अन्य अनाज में 2021-22 का डेटा देखें तो 29.8 किलोग्राम प्रति वर्ष और 81.6 ग्राम प्रतिदिन। ऐसे ही अगर आप 2022-23 में देखें तो 33.7 किलोग्राम प्रति वर्ष और 92.3 ग्राम प्रतिदिन। दालों के मामले में देखें तो 2021-22 में 19.6 किलोग्राम प्रति वर्ष और 53.8 ग्राम प्रतिदिन। 2022-23 में अगर आप देखें तो 17.2 किलोग्राम प्रति वर्ष और 47.7 ग्राम प्रतिदिन। ऐसे ही खाद्यान्न के मामले में 2021-22 का डेटा आप देखें तो 187.8 किलोग्राम प्रति वर्ष, 514.6 ग्राम प्रतिदिन और 2022-23 का डेटा देखें तो 207.6 किलोग्राम प्रति वर्ष और 568.8 ग्राम प्रतिदिन की निवल उपलब्धता है प्रति व्यक्ति के मामले में, ठीक है। तो ये डेटा चावल, गेहूं, अन्य अनाज, दालें और खाद्यान्न के बारे में अच्छी तरीके से एक बार देख के जाइएगा कि किसका किसका क्या होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम व्यय देख लेते हैं, जो बजट 2024-25 का डेटा था कि सबसे ज़्यादा जो मतलब व्यय कहाँ पे हुआ और सबसे ज़्यादा जो है वो प्राप्तियाँ कहाँ से हुई। वैसे इसको हम बजट में देख चुके हैं। तो करों शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21% है, ब्याज अदायगी में 19% और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में जो व्यय होता है 16%। टॉप 3 का ये दिया गया है। ऐसे ही प्राप्ति अगर देखें बजट 2024-25 में तो उधार और अन्य देवताओं से 27% मिलता है, आयकर से 19% मिलता है,
जीएसटी से 18% मिलता है और निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स से 17% मिलता है। तो ये पूरा जो था इकोनॉमिक सर्वे का आप कह सकते हैं कि कंप्लीट एक समरी थी, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो परीक्षा में पूछी जाने वाली चीज़ें थी, वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 का काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है ये, ठीक है। और आरओ के लिए और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए ये समझिए कि रामबाण है, ठीक है। तो ये पीडीएफ जो है 4-5 पेज की है, बिल्कुल एकदम मतलब आप ये कह सकते हैं कॉम्पैक्ट समरी है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और इसको 4 बार 5 बार अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाइएगा। तो 24-25 का ये बजट है, 5 फरवरी 2024 को ये पेश हुआ, किसके द्वारा, जो कि वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा, ठीक है। अगर आप बजट का पूरा आकार देखेंगे तो ये 7,36,437.71 करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि 7.36 लाख करोड़ का बजट है। देखिए आप डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पीसीएस में आरओ में मतलब पूरा ये डिजिट ही पूछ रखा कि कितने का बजट था, तो आप बिल्कुल कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते, सब कुछ एकदम रट के जाना है, ठीक है। तो ये पूरा बजट था और इसमें अगर कुल व्यय देखें आप, तो राजस्व लेखा का जो व्यय था वो था 5,32,655.33 करोड़ और पूंजीगत लेखा का जो व्यय था वो 2,03,782.38 करोड़ रुपए। क्लियर। इसके बाद अगर आप देखें कि इस बार 2024-25 में जो नई योजनाएं शुरू की गई, तो जो नई योजनाएं शुरू की गई वो कितने करोड़ रुपए की, तो वो शुरू की गई 24,863.57 करोड़ रुपए की, ठीक है। पिछले वर्ष से अगर आप कंपेयर करें 2023-24 की अपेक्षा, तो 2023-24 में कितना था, 32,731.96 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इस बार जो नई योजनाएं हैं वो पहले की अपेक्षा कुछ कम उनमें धन का आवंटन हुआ है। इसके बाद अगर आप बजट का आकार देखें उत्तर प्रदेश का, 2018-19 में आप देख रहे हैं 4,28,385 करोड़ रुपए का है। 21-22 में अगर देखें तो 5,50,271 करोड़ रुपए का है। 2022-23 में अगर आप देखें तो 6,15,519 करोड़ रुपए का बजट है। 2023-24 में अगर आप देखेंगे तो 6,90,242 करोड़ रुपए का बजट है। और अभी अगर देखें 2024-25 में तो 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है। यानी 7,36,437.71 करोड़ रुपए का बजट है। लास्ट ईयर की अपेक्षा अगर आप यहाँ पे वृद्धि देखें कि कितने की हुई, तो वो 6.7% की वृद्धि हुई है 2023-24 की अपेक्षा 2024-25 में, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी हैं। तो ये पूंजीगत परिव्यय है जो कि कैपिटल आउटले जिसको कहते हैं, इसमें वृद्धि कितनी हुई, तो 6.19% की। रेवेन्यू सरप्लस जो है जीएसडीपी के परसेंटेज में, तो 2.97 का परसेंटेज का इसमें वृद्धि हुआ है, ठीक है। और अगर फिजिकल डेफिसिट आप देखें तो 3.46% की मतलब जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3.46% है। एफआरबीएम ने एक जो अपना डेटा रखा था 3.5% का, उससे ये कम ही है। इसके बाद अगर आप ऋण देखें तो वो है 8.17 लाख करोड़ रुपए, जो कि है 32.7% के आसपास, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब रेवेन्यू सरप्लस को हिंदी में कहते हैं राजस्व अधिक, और फिजिकल डेफिसिट को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, ये सारी चीज़ें आपने बजट में कर रखी होंगी। इसके बाद कुछ नई योजनाएं, तो कौन कौन सी नई योजनाएं लागू हुई हैं, तो ये कैटेगरी वाइज डेटा है अलग अलग। तो इसमें सबसे पहले युवा रोजगार सृजन एवं महिला सशक्तिकरण, इस मामले में कौन कौन सी योजनाएं जो हुई हैं वो, तो सबसे पहला इसमें रोजगार प्रोत्साहन कोष की स्थापना करने की बात इसमें की गई है। यानी जो घरेलू और जो विदेशों में रोजगार के अवसर युवाओं के लिए होते हैं, तो उसमें युवाओं के मतलब क्षमता निर्माण का, प्रशिक्षण का, ये सारी चीज़ों के लिए रोजगार प्रोत्साहन कोष की स्थापना करी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी की स्थापना होगी, और उसके बाद 2 मेगा जो होंगे वो गवर्नमेंट आईटीआई की स्थापना होंगी, और बाकी 69 आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा। डेटा बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जैक्ट डेटा पूछा जाता है। इसके बाद स्पोर्ट्स साइंस और इंजरी सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये स्पोर्ट है, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है स्पोर्ट्स साइंस और इंजरी सेंटर की स्थापना की जाएगी। सीएम जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में जो राशि पहले दी जाती थी 15,000 रुपये, उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया, 25,000 रुपये। और उसके बाद फिर वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का भी गठन किया जाएगा, ठीक है। तो ये युवा रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण के मामले में ये पर्टिकुलर कुछ जो प्लान्स हैं। इसके बाद अवसंरचना विकास और औद्योगिकरण के मामले में बीडा की स्थापना की मतलब बीडा का गठन किया जाएगा, जिसको कहते हैं बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल
डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका गठन किया जाएगा। और जो फॉर्च्यून 500 की कंपनियां होती हैं उनके लिए एफडीआई की जो नीति है वो 2023 की लाई गई है। और उसके बाद सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2023 लाई गई, ये अवसंरचना विकास के लिए है। इसके बाद अनुसंधान और नवरचना के लिए, तो इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एआई और एमएल के अत्याधुनिक जो मतलब तकनीकी होंगे उनका उपयोग किया जाएगा। एआई सेंटर और उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया उसके लिए सांख्यिकीय प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण होगा। ऑनलाइन डेटा स्टोरेज और क्लाउड स्टोरेज, इन सारी चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। आईआईटी कानपुर में एक हॉस्पिटल बन रहा है, उसका नाम है स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना की जाएगी और ये 500 बेड वाला होगा। इसके बाद पर्यटन और संस्कृति में, तो इसमें अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य और विंध्यवासिनी धाम और देवी पाटन और नॉर्थ कॉरिडोर जो कि बरेली में है, सारे नाम याद रखिएगा। इसमें थीम आधारित अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। और कुंभ संग्रहालय का गठन कहाँ किया जाएगा, स्थापना कहाँ की जाएगी, तो वो प्रयागराज में की जाएगी। इसके बाद एग्रीकल्चर और जो उससे रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनके बारे में देखें तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना और राज्य कृषि विकास योजना, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब और कृषि पर्यटन केंद्र की स्थापना, ये सारी चीज़ें कृषि और संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत की जाएंगी। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और कि प्रमुख विभागों में जो धन का आवंटन है कौन कौन से कितने कितने हुए हैं, बिल्कुल डेटा आप 3 बार 4 बार रिवाइज करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा इसमें कि क्या, अगर मान लिया प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा लोगे। और यहाँ पे खैर मुझे ये करना चाहिए था, इसको एक क्रोनोलॉजी में आप सेटअप कर लीजिएगा, मतलब सबसे कम लिखिएगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा, उसके बाद सबसे ज़्यादा, तो चीज़ों को थोड़ा आसान मतलब याद करने में आसानी रहती है। तो प्राथमिक शिक्षा में 76,035 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया, ऊर्जा क्षेत्र में 57,071 करोड़ रुपए का, स्वास्थ्य परिवार कल्याण में 27,086 करोड़ रुपए का, नगर विकास में 25,698 करोड़ का, ग्रामीण विकास में 25,409 करोड़ का, नमामि गंगे ग्रामीण जल आपूर्ति में 25,110 करोड़ का, पंचायती राज में 21,197 करोड़ रुपए का, भारी और मध्यम उद्योग में कितना 21,054 करोड़ रुपए का, ये जो प्रमुख विभाग हैं इनको आवंटन किया गया है। अभी हम देखते हैं जो प्रमुख योजनाएं हैं उनमें कितना कितना आवंटन किया गया है। तो सर्व शिक्षा अभियान में 21,310 करोड़ रुपए का, जल जीवन मिशन में 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, धन आवंटन किया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 3695 करोड़ रुपए का धन आवंटन किया गया है। ऐसे ही पीएम आवास योजना, अब पीएम आवास योजना क्या होती है, दोनों होती है, शहरी और ग्रामीण। तो शहरी में 3948 करोड़ रुपए और ग्रामीण में 2441 करोड़ रुपए, कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग रखिएगा। ऐसे ही स्वच्छ भारत मिशन, तो शहरी और ग्रामीण, शहरी में 2708 करोड़ रुपए और ग्रामीण में 4867 करोड़ रुपए। इसके बाद समेकित बाल विकास योजना में 5129 करोड़ रुपए, पेंशन सामाजिक क्षेत्र के लिए 12,620 करोड़ रुपए, मनरेगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, तो मनरेगा के लिए 50-100-60, आप 50-60 ऐसे सिंपल याद कर सकते हैं। कितना धन आवंटन किया गया, तो 50-60 करोड़ रुपए का, ठीक है, यानी इसको पढ़ा जाएगा 5,060 करोड़ रुपए, लेकिन मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। पीएम ग्राम सड़क योजना 3668 करोड़ रुपए और अमृत 2.0 के लिए 4500 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं थी जिनमें कितना कितना धन आवंटन किया गया वो था, और यहाँ पे जो प्रमुख विभाग है उनको कितना कितना धन आवंटन किया गया है वो था, ठीक है। इसके बाद भारत में स्थान, जो मतलब उत्तर प्रदेश का जो स्थान रहा है, प्रथम किस किस योजना में रहा है, द्वितीय किस किस योजना में रहा है, तो प्रथम जो रहा है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, प्रधानमंत्री जनधन योजना में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में और प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में, इन सारे योजनाओं में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम रहा है ऑल ओवर इंडिया में। सेकंड पोजीशन की बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या रहा है, द्वितीय रहा है। और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर परफॉर्मेंस रैंकिंग होती है उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा रहा है। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर इंडेक्सेस हैं, तो निर्यात तत्परता सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स, तो ये 2019 में उत्तर प्रदेश की रैंक 11 रही और 2022 में उत्तर प्रदेश की रैंक 7 रही है, 11 है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें टॉप स्टेट कौन रहा, तो एक नंबर पे तमिलनाडु रहा और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र रहा, 7वें नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा। ऐसे ही वस्तुगत निर्यात में देखें 2019 में 11वीं रैंक रही उत्तर प्रदेश की और 2022 में 7वीं रैंक रही उत्तर प्रदेश की। इसके बाद लीड्स इंडेक्स द लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स में 2019 में 13 रैंक और 2022 में 6 रैंक, ये उत्तर प्रदेश की रैंकिंग रही। तो 2019 से कंपेयर किया गया है इसको। देखिए 2022 मतलब ये लेटेस्ट डेटा है, अभी तक का आया नहीं, तो ये 2022 यहाँ पे ये लेटेस्ट है। इसके बाद है सामाजिक आर्थिक परिणाम,
इसमें सबसे पहला है महिला श्रम शक्ति की भागीदारी 2018 में कितनी रही 14.2% और 2023 में बढ़ के होगी 32.1%। नल से पेयजल आपूर्ति का विस्तार मामले में 2017 में रहा 2% और 2023 में बढ़ के हो गया 72.07%। उसके बाद PMAY योजना जो आवास योजना है उसमें 2017 में 5.68 लाख घर बने और 2023 में 47.82 लाख घर बने। मेडिकल कॉलेजों की संख्या उत्तर प्रदेश में 2017 में 17 थी और 2023 में बढ़ के कितनी हो गई 73 हो गई। एक्सप्रेस वे की लंबाई किलोमीटर में 2017 में 491 किलोमीटर थी और 2022 में बढ़ के 1314 किलोमीटर हो गई। एयरपोर्ट की संख्या तो 2017 में तो 4 एयरपोर्ट थे लेकिन 2022 में बढ़ के कितने एयरपोर्ट हो गए 19 एयरपोर्ट हो गए। मेट्रो रेल स्टेशन की लंबाई किलोमीटर में तो 2017 में 9.3 किलोमीटर थी 2 शहरों में केवल और 2023 में 108.4 किलोमीटर मेट्रो ट्रेन की लंबाई हो गई जो कि 5 शहरों में। कौन कौन शहर है वो? लखनऊ है, गाजियाबाद है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा और कानपुर है। इसके बाद विद्युत ऊर्जा की अवस्थापना तो 2017 में 23,662 मेगावाट उत्पादन और 2023 में 29,912 मेगावाट का उत्पादन। ठीक है, तो ये जो विद्युत ऊर्जा है उसकी अवस्थापना है। इसके बाद पर्टिकुलर हम कुछ देखते हैं कि जो राजकोषीय घाटा है और सारी चीज़ें हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो सकल घरेलू उत्पाद के मामले में जो प्रमुख संकेतक हैं उनको हम देख लेते हैं। तो जो राजकोषीय घाटा यानी जो फिजिकल डेफिसिट रहा 2024-25 में 3.46%, 25-26 में रहने की आशा है 2.97% और 2026-27 में रहने की आशा है 2.75%। कुल उधार और दायित्व तो 2024-25 में 32.7% और आगे 25-26 में रहने की उम्मीद है 31.6% और 26-27 में रहने की उम्मीद है 30.7%। अगर आप राजस्व बचत देखें तो 3% रहा 24-25 में, 3.3% उम्मीद है 2025-26 में होगा और 2026-27 में 3.6% के आसपास लक्ष्य है। कर राजस्व तो 10.8% रहा 2024-25 में, 25-26 में उम्मीद है 10.7% होगा और 26-27 में ये 10.7% होगा। करेत्तर राजस्व 1% 2024-25 में, 0.9% 2025-26 में होने की उम्मीद है और 26-27 में ये 0.9% होने की उम्मीद है। अगले 2 वर्षों का एक अनुमान लगाया गया है। इसके बाद जो एक डेटा होता है बजट का कि रुपया आता कहाँ से है और रुपया जाता कहाँ से है। तो रुपया जो आता है टॉप 3 हम देख लेते हैं। तो राज्य का अपना जो कर राजस्व है वहां से आता है 37.1%। केंद्रीय कर का जो अंतरण होता है वो 30% का और सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां होती हैं कितनी, वो होती हैं 15.3%। तो टॉप 3 हम देख लेते हैं। और इसके बाद रुपया जाता कहाँ है तो टॉप 3 ये भी देखते हैं। तो पूंजीगत व्यय में जाता है 21%, वेतन सरकारी कर्मचारी में जाता है 12.8% और अन्य जो व्यय हैं उसमें जाता है 12.7% और पेंशन और वेतन सहायता प्राप्त संस्थान के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन देने में 11.7% जाता है। तो ये महत्वपूर्ण डेटा था उत्तर प्रदेश बजट से रिलेटेड। बिल्कुल इसको रट जाइएगा, इसकी पीडीएफ को 3 बार 4 बार अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा। ठीक है, और बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल अभी तक जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।